ये वाकया है शाहपुर गांव के एक छोटे से कस्बे का। सायमा एक दिलकश दोशीजा थी। वहां न सिर्फ अपनी मासूमियत बल्कि अपनी हरी भरी आंखों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन कुदरत की दी हुई यह खूबसूरती उसकी किस्मत नहीं बदल सकी। उसका ताल्लुक एक बेहद गरीब घराने से था। जब वह महज 2 साल की थी तो उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया था। यह सदमा ऐसा था जो न सिर्फ सायमा की मां फातिमा को तोड़ गया बल्कि जिंदगी की तमाम खुशियां उनसे छीन कर ले गया। अब मां बेटी के सहारे जिंदगी का पहिया चलाने की कोशिश हो रही थी। पहले पहल सायमा की मां फातिमा लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे बीमारी ने उसे कमजोर किया वह चारपाई तक महदूद हो गई। और तब सायमा, जो सिर्फ 16 बरस की थी, जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठा लेती है। वह रोज सुबह सवेरे उठती, जंगल की तरफ जाती, लकड़ियां काटती और शाम तक उन्हें शहर से आने वाले व्यापारियों के हाथ बेच देती। यूं घर का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। गांव के करीब ही एक रहस्यमयी जंगल था जिसके कुछ हिस्से आज तक अनजान और सुनसान थे। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, बल्कि कई डरावनी कहानियां उन हिस्सों के बारे में मशहूर थीं। एक दिन अचानक सायमा की मां फातिमा बिल्कुल बिस्तर से लग जाती है, लेकिन सायमा के लिए उसकी मां की सेहत सबसे अहम थी। एक दिन सायमा गांव के बूढ़े हकीम अब्दुल को बुलाती है ताकि वह उसकी मां का मुआयना कर सके। हकीम अब्दुल बोला, इस रहस्यमयी जंगल में एक जड़ी बूटी है जो बहुत शिफायाब है। हो सकता है वह तुम्हारी मां की जिंदगी बचा सके, क्योंकि तुम्हारी मां के जिस्म में एक अजीब सा जहर फैलने लगा है, लेकिन वह जड़ी बूटी उस पर असर कर सकती है। एक जमाना था जब मेरी आंखें तेज थीं। मैं खुद जंगलों में जाता, पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाता, लेकिन अब इन आंखों की रोशनी खत्म होने लगी है। अब मैं सिर्फ ख्वाबों में उन घाटियों को देख सकता हूं। सायमा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या वह दवा ऐसी है जो मेरी मां को बचा सके? हकीम अब्दुल ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ, वह जड़ी बूटी है जिसे सूरजमुखी की सहर कहते हैं। यह बूटी जंगल के उस हिस्से में उगती है जहां कोई नहीं जाता। वह हिस्सा राजा वीर सिंह के खजाने की जगह के तौर पर मशहूर है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। सायमा ने बिना हिचक कहा, मैं वहां जाऊंगी। हकीम अब्दुल चौंक पड़ा। बेटी, अगर गांव के किसी शख्स ने तुझे उस तरफ जाते हुए देख लिया तो वह टहलका खड़ा कर देंगे। वह जगह ममनुआ है। सिर्फ खजाने की हवस रखने वाले या पागल वहां जाते हैं और वह वापस कभी नहीं आते। सायमा की आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी पैदा हुई। वह आहिस्ता से बोली, मेरे पास इस दुनिया में मां के सिवा कुछ नहीं। अगर मां चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। मैं हर खतरा बर्दाश्त कर सकती हूं, मां के बिना जीना नहीं सीखा। हकीम अब्दुल खामोश रहा, गोया दिल ही दिल में सायमा के हौसले को सलाम कर रहा हो। उसी रात जब पूरा गांव तारीकी की चादर में लिपटा हुआ था, सायमा आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी। उसने मां फातिमा के चेहरे पर एक आखिरी मोहब्बत भरी नजर डाली, फिर आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली ताकि किसी को आवाज न आए। उसके कदम धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, मगर सायमा के कदम नहीं रुके। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन उसके हौसले में लर्जिश न थी। वह दिल में बार बार सिर्फ एक दुआ मांगती जा रही थी, या अल्लाह, मां को शिफा दे दे, मुझे रास्ता दिखा दे। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी जिसकी मध्यम रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे दिखा रही थी। अचानक जंगल के दरवाजे पर आकर वह रुकी। ये वह मकाम था जहां से आगे जाने की किसी को इजाजत न थी। वहां एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर मिट्टी से उभरे अल्फाज अब भी दिखाई दे रहे थे, यहां से आगे जाना मना है, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सायमा ने गहरा सांस लिया, दिल को थामा और एक कदम उस ममनुआ दुनिया की जानब बढ़ा दिया। जैसे ही वह जंगल के अंदरूनी रास्ते में दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। अचानक फिजा में ठंडक बढ़ गई, जैसे हवा में कोई रहस्यमयी लम्स घुल गया हो। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई चीज पीछे से ताकब कर रही हो। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब वाकई उसे पीछे से किसी के कदमों की छाप सुनाई दी, निहायत हल्की मगर मुसलसल। सायमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन रुक कर पलट कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ चांदनी से भीगी जमीन और कुछ सरकती हुई झाड़ियां थीं। क्या यह मेरा वहम है? उसने खुद से सवाल किया। मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह आवाज फिर उभरी, टक टक टक। अब की बार आवाज थोड़ी और वाज़ेह थी।
साइमा की सांसें रुकने लगीं। उसने एक बार फिर पलट कर देखा और इस बार उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जमीन पर एक लंबी सी लकीर वाज़ेह हो चुकी थी, जो बिल्कुल वहां से शुरू होती थी जहां साइमा ने कदम रखा था और सीधी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। ये लकीर, ये कैसे बन रही है? कोई मेरे पीछे है या कुछ? उसका गला सूखने लगा। उसने हाथ में थामी मशाल को और जोर से पकड़ा, जैसे वही उसकी आखिरी ढाल हो। लेकिन साइमा ने अपने कदम नहीं रोके। उसे पता था कि हकीम अब्दुल ने जिस पौधे का जिक्र किया था वह जंगल के आखिरी कोने में है, जहां खुशबू तेज हो, जमीन में नमी हो और पौधे की जड़ों से हल्की हल्की रोशनी निकलती हो। साइमा अब दौड़ने लगी। कदमों की आवाज भी तेज हो गई, या शायद उसका वहम और डर उसका पीछा कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात की अंधेरी खामोशी में जंगल का सन्नाटा और वह लगातार कदमों की छाप, जैसे कोई साया उसके पीछे हो। लेकिन जब भी वह पीछे मुड़ती, कोई नजर नहीं आता। उसने कई बार तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही छाप, वही अनजानी मौजूदगी का एहसास उसे रोक देता। वह बिना मंजिल के दौड़ती रही, दाएं बाएं मुड़ती, झाड़ियों को चीरती, पेड़ों के नीचे से गुजरती, यहां तक कि वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां चांद की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। घना अंधेरा, नमी भरी हवा और खामोशी का एक अजीब सा बोझ। साइमा ने बेबसी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह खुशबूदार पौधा जिसे वह ढूंढ रही थी कहीं नहीं दिखा। न कोई रास्ता, न कोई संकेत कि वह वापस घर कैसे जाएगी। उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और एक पुरानी झुकी हुई जड़ के किनारे बैठ गई। उसके दिल की धड़कन अब आंसुओं की रफ्तार से मिल चुकी थी। आंखों से टपकते आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे, जैसे उसकी बेबसी को खुद कुदरत ने महसूस कर लिया हो। माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने निकली थी, लेकिन अब मैं खुद ही खो गई हूं, वह धीमी आवाज में बड़बड़ाई। अचानक एक बार फिर वही आवाज, टक टक, नरम पर लगातार। साइमा ने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो वह उस आवाज से बाहर निकलने को बेताब हो। फिर पेड़ों के बीच से काली शाखों की ओट से एक साया हरकत में आया। साइमा ने अपनी आंखें तेज की और वह लम्हा आ पहुंचा जिसने उसकी सारी थकान, डर और घबराहट को एक पल में रोक दिया। पेड़ों की छाया से निकलकर एक लंबा चौड़ा वजीह नौजवान सामने आया। उसके कंधों पर काली चादर थी, बालों में हल्की नमी थी, जैसे वह खुद फजा में घुलकर अब सामने आया हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वह थी उसकी आंखें। चमकदार हरी आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी साइमा की थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने साइमा की घबराहट को महसूस करते हुए नरमी से पूछा। साइमा ने हिचकते हुए अपने हाथ मले और कहा, मैं एक खास जड़ी बूटी तलाश करने आई थी, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गई हूं। नौजवान खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों के पीछे की कहानी पढ़ रहा हो। फिर एक शांत लहजे में बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस जंगल से निकालकर तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। साइमा को हैरानी हुई, ये नौजवान आखिर इस जंगल में क्या कर रहा था? वह कैसे इतनी आसानी से यहाँ घूम रहा था, जबकि सबको यहाँ आने से रोका जाता था? मगर उस वक्त वह सवाल करने के बजाय बस उसके पीछे चल दी। अंधेरे जंगल में वह नौजवान साइमा की रहनुमाई करता रहा। उसके कदम किसी डर या झिझक के बिना आगे बढ़ रहे थे, जैसे वह यहाँ के हर रास्ते, हर पेड़ और हर रात से वाकिफ हो। दूसरी ओर साइमा के जहन में सवालों का तूफान था। सबसे बढ़कर उसकी आंखें साइमा जैसी क्यों थीं? आखिरकार गांव के करीब पहुंचकर वह नौजवान रुक गया। साइमा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वह खामोशी से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह घने पेड़ों के दरमियान पहुंचा, वह हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। साइमा हैरान खड़ी रही, दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। फिर वह मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां फातिमा कमजोर और बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। साइमा ने मायूसी से उसे बताया कि वह जड़ी बूटी नहीं ढूंढ सकी। उसकी मां फातिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, परेशान मत हो बेटी, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। जितनी सांसें लिखी हैं वह पूरी होंगी। मगर साइमा अपनी मां को खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब गांव का हकीम अब्दुल आया तो उसने मां फातिमा की नब्ज देखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, मुझे नहीं लगता कि यह 1 महीने से ज्यादा जी पाएगी। साइमा का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया, आंखों में आंसू भर आए।
हकीम साहब, अगर मैं वह जड़ी बूटी ढूंढ लूं तो क्या मेरी माँ बच सकती है? हकीम अब्दुल ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, शिफा देने वाला खुदा है, लेकिन अगर वह जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद तुम्हारी माँ की जिंदगी लंबी हो जाए। साइमा की आंखों में एक चमक आई। तो फिर मैं दोबारा उस जंगल में जाऊंगी? माँ फातिमा ने कमजोर आवाज में पुकारा। साइमा, रात को जंगल में मत जाना बेटी, वहां। मगर साइमा ने अपनी माँ के होंठों पर उंगली रख दी। आप मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं हर कीमत पर वह जड़ी बूटी ढूंढ कर लाऊंगी। साइमा के दिल में डर और उम्मीद की मिली जुली भावना थी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ा। जंगल की अंधेरी रात में पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रही थीं। लेकिन माँ फातिमा की मोहब्बत और उसकी जिंदगी की उम्मीद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी मुट्ठी में बचे हुए पत्थरों को घूरने लगी। यह कैसा जादुई मंजर था! जैसे ही वह एक पत्थर फेंकती, कोई अदृश्य शक्ति पीछे से आकर उसे उठा लेती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के बावजूद वह अपने मकसद पर अड़ी रही। वह रुक नहीं सकती थी। उसे अपनी माँ के लिए वह जड़ी बूटी खोजनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वह जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठीं। ये वही हरी आंखों वाला अजनबी था। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी हरी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे जंगल के किसी पुराने राज की रखवाली कर रही हों। साइमा की घबराहट कुछ कम हुई, क्योंकि यह वही शख्स था जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी। तुम हर रात यहाँ क्या लेने आती हो? उसने नरम लहजे में पूछा। साइमा ने बेचैनी से अपने हाथ मलते फिर धीरे से बोली, मैं एक खास जड़ी बूटी खोज रही हूँ जो मेरी माँ को जिंदगी दे सकती है। उसने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीमे स्वर में बोला, यह जंगल आम इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कदम रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम वाकई अपनी माँ के लिए आई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साइमा की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। वह खुशी से बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया, फिर गहरे स्वर में कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरी हिदायतों पर चलना होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से राज छुपे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। वह उसके पीछे चलने लगी और दोनों रहस्यमयी जंगल में और अंदर की ओर बढ़ने लगे। मैंने सुना था कि इस जंगल में एक खास खुशबूदार जड़ी बूटी उगती है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। पिछले कई दिनों से मैं उसी पौधे की तलाश में यहाँ आती हूँ, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा। हरी आंखों वाला वह शख्स चुपचाप उसे देखता रहा। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ साइमा। वह पौधा मुझे पता है कहाँ है, क्योंकि मैं इसी जंगल में रहता हूँ। साइमा चौंक गई। हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम इसी जंगल में रहते हो? वह धीरे से बोली, जैसे खुद से सवाल कर रही हो। उसने हाँ में सर हिलाया। ये जंगल मेरा घर है। यहाँ की हर शाख, हर पत्ता, हर खुशबू मेरे लिए अजनबी नहीं है। तुम जिस पौधे की तलाश में हो वो ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। साइमा ने सर उठाकर देखा। वाकई थोड़ी ही दूरी पर एक अजीब सी चमकदार रोशनी में नहाया हुआ पौधा झूम रहा था। उसकी खुशबू इतनी खास और गहरी थी कि पूरे जंगल में महक फैल गई थी। साइमा तेजी से उस पौधे की ओर बढ़ी और उसे नरमी से हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। वह खुशी से उसकी ओर पलटी और इत्मीनान से बोली, तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। वह चुपचाप मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरा सुकून और एक अनजाना एहसास था। साइमा ने हिचकते हुए पूछा, क्या क्या तुम हमेशा इस जंगल में रहते हो? मैंने कभी किसी को यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ और तुम्हें भी अक्सर देखता हूँ। जब तुम दिन में लकड़ियां बटोरने आती हो, जब तुम पेड़ों के बीच खोकर हवा से बातें करती हो और जब तुम थक कर साया ढूंढती हो, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। इसीलिए आज रात जब तुम आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। साइमा हैरान रह गई। उसका दिल अजीब सी रफ्तार से धड़कने लगा, जैसे वह कुछ जानने लगी हो जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वह लौटने लगी,
जड़ी बूटी उसके आंचल में थी और दिल में अजीब सी खुशियों और बेचैनी। मगर जैसे ही वह चलने लगी, अचानक वह फिर बोला, साइमा। वह रुक गई। क्या क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगी? जब साइमा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया तो हरी आंखों वाले उस शख्स के चेहरे पर एक शानदार सी खुशी छा गई। उसकी मुस्कान गहरी हो गई और वह धीमे लहजे में बोला, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं। जंगल में रात का वक्त खतरनाक हो सकता है। साइमा ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगी। जंगल की अंधेरी पगडंडी पर जब वह दोनों साथ चल रहे थे तो हवा में एक अजीब सी खामोशी और करीब होने का एहसास था। साइमा को यह भी महसूस हुआ कि जब से वह इस शख्स के साथ चलने लगी थी, जंगल की सारी डरावनी आवाजें जैसे खामोश हो गई थीं और हर चीज उनके रास्ते से हटती जा रही थी। जब वह गांव के करीब पहुंची तो वह वहीं रुक गया। अब तुम यहां से अकेली जा सकती हो? साइमा ने हैरानी से पूछा। तुम साथ नहीं चलोगे? वह मुस्कुराकर बोला, नहीं, मेरा स्थान जंगल है। तुम्हारी दुनिया यहां खत्म होती है, मेरी वहीं से शुरू होती है। और यह कहकर वह वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच कदम रखा, वह एक धुंध में लिपटा और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। साइमा हैरान होकर उस मंजर को देखती रह गई, जैसे कोई सपना उसकी आंखों के सामने घुल गया हो। मगर उसके हाथ में वह कीमती जड़ी बूटी थी, जिसकी महक अब भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। जब वह घर पहुंची तो सीधा हकीम अब्दुल के पास गई। जड़ी बूटी उनके हाथ में थमाते हुए बोली, यह वही पौधा है जिसके बारे में आपने बताया था। हकीम अब्दुल ने जैसे ही जड़ी बूटी को देखा, उनकी आंखें हैरानी से चमक उठी। सुभान अल्लाह बेटी, ये वाकई वही पौधा है। वह खुशी से साइमा की तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, तुमने ये कहां से हासिल किया? ये जड़ी बूटी तो बरसों से लोगों की नजरों से ओझल है। जो भी इस जंगल में इसे खोजने गया, खाली हाथ लौट आया। साइमा ने धीरे से कहा, बस अल्लाह का करम हुआ। हकीम अब्दुल ने उसकी हिम्मत को सराहते हुए कहा, तुमने जिस हौसले और मोहब्बत से अपनी मां के लिए यह पौधा ढूंढ निकाला है, उस पर तुम काबिले तारीफ हो। यह न सिर्फ तुम्हारी मां के लिए शिफा का जरिया बनेगा, बल्कि दूसरे बीमारों के लिए भी जिंदगी की किरण हो सकता है। मगर वह एक लम्हे को रुके, फिर संजीदा लहजे में बोले, इसके बारे में किसी को न बताना बेहतर होगा। साइमा ने हैरानी से पूछा, क्यों? हकीम अब्दुल ने आहिस्ता आवाज में बताया, यह जंगल आम जंगल नहीं है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि इस जंगल के खजाने की हिफाजत एक कबीला करता है। ऐसा कबीला जो इंसान नहीं, नाग है। कई बार लोग इस पौधे को तलाश करने गए, लेकिन वापस नहीं आए। सुना है कि जो भी इस खजाने को हासिल करना चाहे, उन दो धारी वाले नागों का सामना करता है। साइमा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, मगर फिर रुक गई। उसे वह हरी आंखों वाला शख्स याद आया, बहुत खूबसूरत, चुपचाप और रहस्यमयी। क्या वह? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुका लिया। हकीम अब्दुल दवा बनाने में मशगूल हो गए और साइमा अपने घर की ओर लौटने लगी। अब उसके दिल में दो बातें थीं, एक अपनी मां फातिमा की सेहत और दूसरी वही शख्स जिससे उसने वादा किया था कि वह दोबारा मिलने जरूर आएगी। अगले दिन हकीम अब्दुल ने साइमा की मां फातिमा के इलाज की दवा तैयार कर दी। दवा के कुछ बार इस्तेमाल से मां फातिमा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, मगर अब घर की हालत बदतर होते जा रहे थे। गरीबी का यह आलम था कि खाने को कुछ नहीं था, पैसे खत्म हो चुके थे। साइमा सोचने लगी कि वह फिर से जंगल जाए और लकड़ियां इकट्ठा करे, ताकि शहर से आने वाला व्यापारी जो हफ्ते में एक बार आता था, उन लकड़ियों के बदले उसे कुछ पैसे दे सके। साइमा ने जैसे ही लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें उठाने के लिए झुकी, अचानक किसी ने वह लकड़ियां उठाकर अपने कंधे पर रख लीं। साइमा ने हैरानी से देखा, वही हरी आंखों वाला खूबसूरत शख्स जिसका नाम उसने अब आसिफ रखा था। आसिफ बोला, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, परेशान क्यों होती हो? साइमा ने उसे बताया कि उसकी दी हुई जड़ी बूटी से उसकी मां फातिमा की हालत काफी बेहतर हो गई है। आसिफ उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। यूं दिन गुजरते गए। आसिफ अक्सर साइमा की लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा देता। व्यापारी अब उसे हजारों रुपए देने लगा था। घर के हालात बेहतर हो रहे थे और साइमा के दिल में आसिफ के लिए जज्बात परवान चढ़ने लगे थे। वह अक्सर उसका इंतजार करती, उसकी आमद पर चेहरा खुशी से खिल उठता।
एक दिन साइमा ने अपनी सहेली आयशा से अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। आयशा हैरान रह गई। साइमा ने बताया कि आसिफ जंगल में उससे रोज मिलता है और उसकी आंखें भी उसकी जैसी गहरी हरी हैं। आयशा ने साइमा से उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। अगले दिन साइमा आयशा को जंगल ले गई, मगर आसिफ नहीं आया। आयशा ने शिकायत की, तू तो कहती थी वह रोज आता है, आज कहाँ गया? दोनों मायूस होकर वापस जाने लगीं कि झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। आयशा चिल्ला पड़ी, साइमा जल्दी भागो, वहां एक बहुत मोटा नाग छुपा हुआ है। दोनों डर के मारे दौड़ती हुई घर पहुंची। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। साइमा ने दरवाजा खोला, मगर कोई न था। लेकिन यह क्या, जो लकड़ियां वह जंगल में छोड़ आई थी वह सारी दरवाजे के बाहर रखी थी। अगले दिन साइमा दोबारा अकेली जंगल गई। कुछ देर बाद वही हरी आंखों वाला आसिफ आ गया। साइमा खफा होकर बोली, कल जब मैं आयशा को लेकर आई थी तो तुम क्यों नहीं आए? आसिफ मुस्कुराकर बोला, मैं मजबूर था, उसी में भलाई थी। फिर उसने साइमा को एक कीमती हीरे का हार दिया। साइमा हैरत में पड़ गई। वह बोली, इतना कीमती हार मेरे लिए? आसिफ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह तुम्हारे पिता के एहसान का बदला है। तुम्हारा बाप एक सपेरा था जिसने मुझे पाला जब मैं एक बच्चा था, मगर मैं इंसान नहीं था, मैं एक अच्छा दोधारी नाग का बच्चा था। तुम्हारे पिता ने मुझे बड़ा करके जंगल में आजाद किया था। आज जब मैं एक ताकतवर नाग बन चुका हूं तो उसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अफसोस, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जब मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जिसकी आंखें भी हरी हैं, तो मैं तुमसे मिलने चला आया। ये कहकर आसिफ और धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। साइमा ने अपनी आंखों के सामने उसे एक ताकतवर अच्छा दोधारी नाग में तब्दील होते देखा, जो फिर झाड़ियों में गायब हो गया। साइमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी मोहब्बत का इजहार भी न कर सकी और अब जान गई थी कि जिससे वह मोहब्बत कर बैठी थी वह इंसान नहीं बल्कि एक राज था, एक अच्छा दोधारी नाग।